हमने क्वेश्चन भी बना ही लिए थे न्यूमेरिकल, राइट, है ना? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, इसके बाद लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, है ना? उसको लगा दो साउल। चलो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप लोग, लिखो चोक क्वाइल लिखो। लिखा चोक क्वाइल। नाउ, व्हाट इज चोक क्वाइल? चोक क्वाइल क्या होता है हमें ये समझना चाहिए, ठीक है? चोक क्वाइल क्या होता है मुझे ये समझना चाहिए, ठीक है? लिखो, लिखो, a choke coil is simply an inductor। देखो, a choke coil is simply, a choke coil is simply an inductor, an inductor, inductor with large inductance, with large inductance, with large inductance, which is used to reduce, which is used to reduce current in AC, used to reduce current in AC, current in AC circuits, AC circuits without much loss of energy, without much loss of energy। आया समझ में? हाँ, a choke coil is simply an inductor with large inductance which is used to reduce, which is used to reduce current in AC circuit without much loss of energy, without much loss of energy। है समझ में? क्लियर है? क्लियर है? बेसिकली देखो ये क्या करता है, ये क्या करता है, मान ले जाए कोई भी आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसमें करंट का लिमिटेशन है, जिसमें करंट का लिमिटेशन है कि इतना ही करंट आपको जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब क्या करोगे? आपके पास जो सोर्स है, आपके पास जो सोर्स है, अगर वो डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो तुम्हारा करंट कितना जाएगा बताओ? अगर ये ई है तो हमारा कितना जाएगा? एसी है तो ई नॉट साइन ओमेगा टी ले सकते हो तुम चाहो तो, ठीक है? करंट कितना हो जाएगा बताओ? इसमें करंट कितना हो जाएगा? या फिर आप अगर जो लिखो आई आर एम एस तो कितना हो जाएगा? ई आर एम एस बाई आर हो जाएगा। लेकिन ये करंट ज्यादा हो रहा है इसके लिमिट से। अब आपको कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि इसमें करंट इसके लिमिट के अंदर आ जाए ताकि सक्सेसफुली काम करे। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना, अगर इसमें करंट कम करने के लिए तुम क्या करो, एक रेजिस्टेंस और लगा दो,
तो लगा दोगे, इट्स ओके, करंट कम हो जाएगा, दैट इज आल्सो ओके, बट बट ये पावर भी कंज्यूम करेगा, एनर्जी भी कंज्यूम कर जाएगा, है कि नहीं? है नहीं? तो इसके चक्कर में हम एनर्जी को लॉस करें, ये भी कोई सर सीरीज में लगाने से कैसे करंट कम हो जाएगा उसमें? इसमें क्यों? आपको नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R नहीं हो जाएगा? हाँ सर। तो बढ़ेगा ना, जब रेजिस्टेंस बढ़ यस जाएगा सर। तो करंट कम हो जाएगा। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे कर, ये भी एक उपाय है, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि इसको लगाने से ये खुद एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ? है ना, फिर फायदा नहीं होगा। हमें तो ऐसा करना है कि एनर्जी भी लॉस ना हो और करंट भी कम हो जाए, है ना? बोलते हो ना है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा काम होना चाहिए, है कि नहीं? और लाठियां तोड़ दिया तूने तो फिर क्या मतलब है, तू तो नुकसान करवा दिया भाई साहब। तो ऐसा दिमाग लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस के बदले हम एक क्वाइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्वाइल लगाते हैं, है समझ में? तो इसका इंपेडेंस क्या हो जाएगा? एक्सएल। और आपको पता है कि कोई भी इंडक्टर या कैपेसिटर वह क्या करता है, उसमें पावर कंजम्पशन क्या होता है? जीरो होता है। तो ये पावर कंजम्पशन क्या होगा? जीरो होगा, यानी एनर्जी का ज्यादा लॉस नहीं होगा। अब बोलो करंट करंट कम हो पाएगा? यस, करंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो इंपीडेंस आएगा इसका वो क्या होगा? √R² प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा। तो इंपीडेंस तो बढ़ गया ना R से, विच इज ग्रेटर देन R। जब ये ग्रेटर देन R हो गया तो I क्या हो गया? I कम हो जाएगा। तो करंट कम हो गया, हमारा हमारा काम निकल जाएगा। नाउ I बिकम्स क्या हो जाएगा? अब IRMS जो लोगे तुम वो क्या लोगे? ERMS/Z लोगे आप। क्या लोगे? Z लोगे। और Z क्या है? Z R से बड़ा है, तो करंट क्या होगा? कम हो जाएगा ना। तो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो रहा है कि इसमें जो करंट जितना चाहिए कम, वो तुम कम कर दिया एक्सेल लगा करके, और साथ में एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। समझ में? दिस इज द बेनिफिट। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द चोक कॉइल। गॉट द पॉइंट? किसी को कोई डाउट है? एनीबडी? एनीबडी? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो बोलेगा। वेरी गुड। तो आई क्या हो जाएगा? IRMS यहां पर लिख सकते हो आप इफ यू वांट। IRMS विल बी इक्वल टू IERMS डिवाइड बाई √R² प्लस एक्सएल स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? है समझ में? तो ये आपको बेनिफिट है, ये आपको बेनिफिट हो गया। चलो, क्लियर हो गया बाबू यहां तक? अब इसके आगे लिखो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसके आगे। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम लोग। लिखो पावर इन एन एसी सर्किट। देखो पावर इन एन एसी सर्किट। देखो पावर इन एन एसी सर्किट, है ना? अगर कोई भी एसी सर्किट है तो उसमें पावर कितना होगा? पावर कितना होगा? पावर कितना होगा बाबू? पावर कितना होगा मुझे ये बताना है, ठीक है? तो मान लिया जाए, मान लिया जाए कहीं पे भी किसी भी सर्किट में आपने ईएमएफ लगाया है, E0 sin लगाया है। क्या लगाया है? आपने ई जो लगाया है वो लगाया है E0 sin लगाया है, करेक्ट है? तो आपको पता है कि आई जो होगा, आई वो कितना होना चाहिए? I0 sin -5 हो सकता है। 5 मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये मिक्सचर हो सकता है ना, मैं जनरल इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इसको 5 लेना चाह रहा हूं।
है ना, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस, वो जो मर्जी सब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमें मिक्सचर हो तो फाई तो आएगा, फाई लिए। अब तुम लोग बोलोगे सर माइनस फिर क्यों लिया, प्लस भी तो हो सकता था, यस हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, प्लस भी हो सकता था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, हमारी एक्टिविटी वही रहेगी। अगर प्लस होता है तो आप प्लस लेके बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ओके, तो आप प्लस लेके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस हो प्लस हो। मैं जनरली क्या होता है सर्किट, जनरली जो सर्किट होता है वो निगेटिव होता है, क्या होता है, इंडक्टिव होता है, इसलिए मैं जनरली माइनस लेके काम करता हूँ, ठीक है। बट इसमें कोई मनाही नहीं है कि सर मेरा सर्किट कैपेसिटिव है तो मुझे तो प्लस लेना चाहिए, यस लेना चाहिए, आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, आप उसके हिसाब से कर लेना। तो पावर क्या हो जाता है बाबू, पावर हो जाता है ई इंटू आई। पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, ई इंटू आई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई को मैं लिखूंगा ई नोट साइन ओमेगा टी इंटू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। और इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको थोड़ा अरेंज करने के चक्कर में मैं क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं। है समझ में, कोई प्रॉब्लम है अप टू हियर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 2 को मैंने ब्रेक कर दिया √2 में। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मेरा ई नोट बाई √2 आ जाएगा, उसको मैं ई आर एम एस लिख सकता हूं, और इसको मैं आई आर एम एस लिख पाऊंगा मैं, क्योंकि आपको इफेक्टिव वैल्यू ही जनरली दिया रहता है। और 2 साइन ए साइन बी के फॉर्म में आ गया, है ना, इसको मैंने पहले ही तुम्हें पढ़ा रखा है बेसिक मैथ में। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं cos फाइव माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा बाबू। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर, किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछेगा। चलो, अगर ये क्लियर है तो यहां से मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये जो था हमारा, ये P इंस्टेंटेनियस था, ठीक है, और ये मैं जो लिख रहा हूं वो एवरेज ले रहा हूं। बोलोगे सर एक टर्म और कहां चला गया, तो आपको पता है साइन हो या कॉस हो, कोई भी फंक्शन हो टाइम का, उसका एक पूरा साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या निकल के आ रही थी, आपने निकाला था, हमने शुरू में ही निकाला था एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, कितना आया था, 0 आया था, अगर अच्छी तरीके से याद हो तो, है ना, ठीक है, क्या आया था, 0, इसलिए मैंने इसको पार्ट को 0 मान लिया है, इसको मैंने 0 मान लिया है, ठीक है। ऐसे ही प्लस लेके करते तो भी इसमें ये पार्ट 0 ही हो जाता, तुम्हारा यही पार्ट आता, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को। तो ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, तो एवरेज जो पावर होगा वो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव होगा। ई आर एम एस और आई आर एम एस ये तो इफेक्टिव वैल्यू है, लेकिन कॉस फाइव क्या है, ये फाइव है आपका ईएमएफ यानी वोल्टेज और करंट के बीच का क्या, फेज डिफरेंस, क्या है ये, फेज डिफरेंस। अगर ये फेज डिफरेंस है तो इस पे ये डिपेंड करता है, इस पे ये डिपेंड करता है, इसीलिए। और आपको पता है, आपने मैथ में पढ़ा है, बिल्कुल बचपन में पढ़ा है 6th क्लास में, कि पावर को निकालने के लिए क्या है, ई इंटू आई इंटू कॉस फाइव। तो तीनों को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 6th क्लास में पढ़ा था मैथ में, फैक्टर। तो ये तीनों तो फैक्टर ही है, तो इस cos फाइव को भी हम क्या बोलते हैं, cos फाइव को भी मुझे क्या बोलना चाहिए, फैक्टर, किसका, पावर का। तो यहां पर हम डिफाइन करेंगे पावर फैक्टर, पावर फैक्टर किसको बोलेंगे, cos फाइव को, है ना, cos फाइव को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर कितना होता है, किसी भी सर्किट में क्या हो जाता है, R/Z के बराबर होता है, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ है। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक, वेरी नो गुड, सर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। चलो, अब हम इसको स्पेशल केस करते हैं, लेट्स डू इट स्पेशल केस।
फर्स्ट स्पेशल केस में अगर हमारा सर्किट क्या हो, प्योर रेजिस्टिव हो या रेजोनेंस का केस हो। रेजोनेंस का केस में भी क्या हो जाता है, प्योर रेजिस्टिव ही हो जाता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं रेजोनेंस। दोनों केस में रेजिस्टिव हो या रेजोनेंस का कंडीशन हो, आपको पता है कि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट जब हो जाता है तो आपको यह भी पता है कि फाई की वैल्यू भी 0 डिग्री हो जाती है। और जब कॉस फाई की 0 डिग्री हो जाती है तो कॉस 0 की वैल्यू भी 1 हो जाती है। यानी कि इस केस में पी की वैल्यू, पी एवरेज की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस होना चाहिए। यस और नो होना चाहिए कि cos 0 1 हो गया यहाँ पे। और इसी को अगर तुम चाहो ई के टर्म में लिखना तो उसके टर्म में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। और अगर आई के टर्म में लिखना चाहो तो आई के टर्म में भी लिख लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके स्वेच्छा के अनुसार गिवन डेटा के हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो। किसी को दिक्कत है यहां तक? एनी किसी को भी? वेरी गुड। क्लियर है सबको? क्लियर है एनीबॉडी? तो ये था हमारा प्योर रेजिस्टिव या रेजोनेंस के केस में आपका एवरेज पावर की वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन लेते हैं। सेकंड केस लो। इफ सर्किट इज प्योर कैपेसिटिव और इंडक्टिव। अगर कोई सर्किट प्योर कैपेसिटिव हो या प्योर इंडक्टिव हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और cos 90 आप लोगों ने रट के रखा हुआ है 0। और जब पावर फैक्टर ही 0 हो गया तो पूरा पावर को ही 0 कर देगा। यानी कि दोनों केस में पावर एवरेज 0 हो जाएगा। यस और नो? यस सर। गुड गुड गुड। ठीक है। और अगर बाई चांस कुछ फाई की वैल्यू आ रही है तो फिर तो हमारा ये है जनरल इक्वेशन। अगर ये में से नहीं हो, कुछ और हो, है कि नहीं, तो फिर तो ये हमारा है
cos phi निकाल के कर लेंगे काम। क्या करेंगे? cos phi निकाल करके हम लोग काम कर लेंगे। क्लियर सबको? क्लियर सबको? सभी लोग वीडियो ऑन रखेगा पढ़ाई के टाइम पे। वीडियो ऑफ जब रखते हो तो आप अपने आईआईटी में सक्सेस का रेट मिनिमम 40% डिक्रीज कर लेते हो। अगर आपका 100% चांस है सिलेक्शन का तो आप रिड्यूस करके उसको 60% कर लेते हो। एंड इफ यू आर रियली हैप्पी विद द 60% चांस फॉर द सिलेक्शन इन आईआईटी, देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई पर्सनली आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ यू, है ना? बट you should remember it that you are decreasing the chances of selection by 40% in IIT or AIIMS. But still, if you are totally free from my side, whatever you want, you can do, right? But think twice. But think twice. ठीक है? मत क्या करो, है ना? जो भी कम करता है ना, जैसे ही वीडियो बंद होता है, आप टीचर के नजर में नहीं हो, है ना? आप सिंसियरली नहीं पढ़ते हो, प्रॉब्लम वहां पे हो जाता है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, आप कुछ और में लग जाते हो, और ये टाइम वो नहीं है। अगर आप और भी होता ना टाइम तो आपको टाइम अलाउ करता, बट अब आप लोगों को टाइम ही अलाउ नहीं कर रहा है ये सब करने के लिए। और अगर आप जबरदस्ती करोगे टाइम के साथ तो टाइम के साथ खेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, है ना? फिर वो जब खेलेगा तो फिर तुम रोते फिरोगे फिर, है ना? इसलिए नहीं, अभी तुम लोग क्रिटिकल टाइम है बेटा, पढ़ाई कर लो, करियर बनाना है बना लो, उसके बाद जो मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं है। अभी नहीं, वी कांट टेक एनी रिस्क। ओके? हाँ बाबू, क्लियर हो गया ये हमारा? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो, अब बात आती है पावर फैक्टर की। बात आती है पावर फैक्टर की। अब पता है क्या है प्रॉब्लम? ये पावर फैक्टर क्या है? ये पावर फैक्टर क्या है मैं वो बताऊं थोड़ा सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आपको पता है यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे कि कोई भी अगर करंट है, अगर कोई भी अगर करंट है ना, तो देखो अगर मैं ये बोलूं
मान लीजिए ये करंट है आपका, ये क्या है आपका करंट है, यहाँ पे ये करंट जा रहा है इधर, ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम किसी को? अगर मैं ये करंट मानता हूं इधर इस तरफ, ठीक है, और ईएमएफ, ईएमएफ और करंट में कुछ फेज का डिफरेंस हो सकता है, हो सकता है कुछ ना कुछ फेज का डिफरेंस ईएमएफ और उसमें हो सकता है। ऐसा करो, मान लीजिए ऐसा कर देता हूं मैं, इसको ना इधर ही मान लेता हूं, मैं आई ले लिया और फाई आपको ये है सपोज, है ना, करंट मान लीजिए लैग कर रहा है, इट्स ओके, ये आपका ई आर एम ई ले लिया मैंने, ईएमएफ इधर लिया, आई इधर लिया, ओके, एनी प्रॉब्लम किसी को अप टू एयर, एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा, अगर ये तुम आरएमएस ही ले रहे हो तो इधर क्या हो जाएगा इसका कंपोनेंट, आई आर एम एस कॉस फाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है, होगा इधर, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट आई आर एम एस साइन फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई आर एम एस साइन फाई हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो ये जो है ना आपका, ये पावर आप कंज्यूम करते हो, ये पावर क्या करते हो आप, ये पावर आप कंज्यूम करते हो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो दिखा रहा है, ये जो, तो आपको पता है ना आर, आपको पता है ना ये आर अगर ये होता है तो ये आपका क्या होता है, एक्स होता है, रिएक्टेंस, एक्सएल हो एक्ससी हो कुछ भी हो वॉट एवर, और ये जेड है ना। तो जो भी करंट इसमें जाता है आर में, ये कंज्यूम कर जाता है, ये क्या करता है, ये लॉस करवाता है आर, लेकिन जो एक्स के अलोंग जाता है उसमें पावर का लॉस नहीं होता है, उसमें पावर का लॉस नहीं होता है, लेकिन जो आपके घर में पावर आता है वो पावर दोनों मिलकर के आता है ना। जब घर में पावर सप्लाई आती है तो वो रेजिस्टेंस में भी जाती है और क्वाइल में भी जाती है या कैपेसिटर में भी जाती है, वॉट एवर द सीन, जो भी आपके घर में पूरा नेटवर्क बन रहा है, फैक्ट्री में नेटवर्क बन रहा है, तो पूरे सर्किट में हर जगह जाती है, उससे कुछ एनर्जी जाती है रेजिस्टेंस वाले में जो कंज्यूम कर जाती है, और कुछ पावर जाती है कहाँ, कैपेसिटिव या इंडक्टर में जाती है। वो पावर क्या करता है, कंज्यूम तो नहीं करता लेकिन वो स्टोर जरूर कर लेता है, स्टोर कर लेता है ना, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में इंडक्टर अगर है तो, अगर कैपेसिटर है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और जब पावर जाती है तो क्या करता है, धीरे धीरे वो एनर्जी को ऐसे ही लॉस करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने इंडक्टिव और कैपेसिटिव पावर को आपने यूज नहीं किया, यूज हुआ आपका रजिस्टिव वाला केवल, लेकिन आपके घर में पावर वो भी आया है, दोनों पावर आया है, ठीक है। हम इसको कैसे बोलेंगे, इसको मैं सर्किट अगर बनाऊं एक पावर का तो मुझे ऐसे बनाना चाहिए, है ना, ठीक है, ये हो गया नेट पावर, ये हो गया आपको रजिस्टिव, और ये हो गया आपको रिएक्टिव पावर, ऐसा ना, और ये हो गया आपको नेट पावर, ऐसा में नेट पावर, रिएक्टिव पावर, रजिस्टिव पावर, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको ये नेट पावर आता है, ठीक है, नेट पावर, रजिस्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, बात सुना गई है, ठीक है। क्योंकि हमारा ये फील्ड रहा है, आई हैव एक्सपीरियंस, हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो मैं बताऊं आपको प्रॉब्लम कहां पे होती थी, है ना। जब हमारा पुराना जमाना था उस टाइम पे जो बिल होती थी, जो गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जो बिल आती थी वो ये आती थी, इस पे आती थी, आपने कितना खर्च किया, आपने कितना खर्च किया घर में, बिल उस पे आती थी, ऐसा में। लेकिन गवर्नमेंट पावर कितना देती थी आपको, आपको ये पावर भी देती थी, दोनों को मिलाकर के ये पावर देती थी। तो गवर्नमेंट को लॉस ये हो रहा है,
और आपसे बिलिंग कितना कर रहा है, बिलिंग इसकी कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पावर आपके घर में आया है, जो ऐसे ही आपने जैसे तैसे आपको यहाँ किसी कारण से लॉस हुआ, उसको कौन पे करेगा? उसको कोई पे नहीं करेगा, ऐसे ही चला गया। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा, बिजली विभाग जनरली लॉस में चलता था पहले, है ना? ठीक है, पहले लॉस में चलता था। ठीक है, बाद में इसको सजेस्ट किया गया, है ना? मैं उस समय एक बार गुजरात में कंसल्टेंट था, मतलब कंसल्टेंट सलाहकार, है ना? मैं जो जॉब कर रहा था तो वहां पर मैं कंसल्टेंट था गुजरात में। वहां पे हम लोगों ने सजेस्ट किया कि सर इस तरह से आपको करना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ जानते हो क्या हो रहा था? 100 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ में उनको हर महीने का लॉस हो रहा था, हर महीने का लॉस, है ना? तो उनका जो डायरेक्टर था वहां पे, वो एक आईएएस होते हैं उनका डायरेक्टर, तो ये बिहार के ही थे, पटना के। उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कुलदीप तुम प्रेजेंटेशन दो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या प्रोजेक्ट है। मैंने प्रोजेक्ट दिया, प्रेजेंटेशन दिया, सबको समझाया, है ना? उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है यार तुम्हारा, ये तो मुझे करोड़ों, है ना, 100 करोड़ मुझे बचा देगा, इसको इम्प्लीमेंट करो। और ऑन द सेम टाइम, उसी टाइम पे जितने उनके जो होते हैं ना एरिया के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, है ना, एडिशनल चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, सबको वहीं पर से ऑर्डर दे दिया कि ये जो कुलदीप जो प्रेजेंटेशन बनाया है, इसको तुम लोग सुनो, समझो, है ना, और इसको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करो, और जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करो, ये बहुत पैसा बचा देगा हम लोगों को, है ना? उसको बोलते थे टीएनसी लॉस, क्या बोलते थे? टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस, इसको बोलते हैं, है ना? तो 100 करोड़ में लॉस हो रहा है, तो हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया, सक्सेस रहा, बहुत पैसा बचा वहां पे, हर महीने बचत हो रहा है, अभी भी हो रहा है, इट्स कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट। अब ये प्रॉब्लम क्या हुआ था, ये प्रॉब्लम जो था मानपुर जो आप लोग रह रहे हो वहां पर भी था, है ना? खूब सब लोग मजे लिए, खूब सब लोग मजे लिए, ठीक है। लेकिन जब ये वहां पर भी ये रूल आई कि हम चार्ज इस पे करेंगे गवर्नमेंट, तो मानपुर में बिल्कुल हड़कम मच गया, है ना? क्या मच गया? हड़कम मच गया। भाई ये तो बिल ज्यादा आ रहा है, ज्यादा कैसे आ रहा है बिल? पहले इतना आता था, अब इतना आने लगा, ये कैसे हो गया, है ना? तो प्रॉब्लम हुई कि पहले ये था, अब उसको बिल ये भी पर पे करना पड़ा, है ना? ठीक है, तो जब ये करना पड़ा तो ये प्रॉब्लम आई सबको, सभी लोग को प्रॉब्लम आई, है ना? तो मेरे पास भी फोन आया था, मानपुर से बहुत से लोगों को फोन आया मेरे पास, यार ये कैसे हो रहा है आजकल, ऐसे कैसे हो रहा है ना? इवन यहाँ पर अर्चना बैठी है ना, उसका अंकल मेरे दोस्त है खास, उसने भी फोन किया, अरे यार कुलदीप ये ऐसे कैसे आ रहा है बिल, है ना, इतना ज्यादा हो रहा है, इसको क्या उपाय है, कैसे किया जाए, है ना? तो मैंने बताया था कि इसमें एक ही उपाय है कि आपके घर में जो सर्किट है वो इंडक्टिव है। क्या है? इंडक्टिव है, एक्सेल है। क्या है? अब तो आप लोग बता दोगे, अब तो मुझे जरूरत ही नहीं है, अब तो तुम लोग भी समझदार हो गए। आपके घर में जो क्या है वो एक्सेल है ना भाई? अब अगर इसमें पैसा जा रहा है तो इसको क्या करो, इसको जीरो करो। और जीरो कैसे होता है? जीरो कैसे होगा? एक्सी लगाओ, है ना? जितना एक्सेल है उतना एक्सी लगाओ, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर जो भी बचेगा घर में क्या बचेगा? आर बचेगा, रजिस्टर बचेगा, और ये जो कंज्यूम कर रहे हो वही आपको पैसा लगेगा, टेंशन ही खत्म, है ना? सिंपल उपाय है कि नहीं है? इसीलिए एक्सी को डेवलप करने के लिए अभी रिसेंटली तुमने सुना होगा कि हर घर में हर पावर लूम पे एक कैपेसिटर लगाया गया है। सुना है सर? किसने नहीं सुना? सुना है कैपेसिटर लगाया गया है, हर पावर लूम पे कैपेसिटर लगा दिया गया, पहले नहीं था, पहले नहीं था, उसके बाद लगाया गया, समझे ना? ये कैपेसिटर लगाया गया क्यों? ताकि वो एक्सी आए और एक्सी एक्सेल को कैंसिल कर दे, और आप बिल वही भरो जो कंज्यूम कर रहे, है समझ में? क्लियर है? और अब जब घर में हो तो आप कभी बिल देखना, घर में बिल देखना,
आपके घर के बिल में एक पावर फैक्टर का कॉलम होता है। पावर फैक्टर तुम लोग समझ गए हो। पावर फैक्टर क्या होता है बाबू? cos फाइव इज इक्वल टू आर बाई जेड। अगर जेड, अगर तुम्हारे घर में एक्सेल या एचपी कुछ भी रहेगा तो जेड की वैल्यू आर से ज्यादा होगा। यस और नो? अगर एक्सेल या अगर इंडक्टिव हो घर में या कैपेसिटिव घर में हो, कुछ भी हो, तो दोनों केस में आपको जेड की वैल्यू आर के बराबर नहीं होगी। और जब जेड की वैल्यू आर के बराबर नहीं होगी तो cos फाइव की वैल्यू 1 नहीं होगी, पावर फैक्टर की वैल्यू 1 नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ कम होगा, 0.9 0.8 ऐसा करके होगा, है ना। तो मान लीजिए आपके घर में 0.8 है सपोज पावर फैक्टर, 0.8, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रेजिस्टेंस 80% है आपके घर में और 20% आपका क्या है? इसका मतलब दूसरी चीजें हैं, इंडक्टिव कैपेसिटिव कुछ भी होगा, या आप पे कितना कर रहे हो? आप पे कर रहे हो 100% का, है कि नहीं? एंड 20% का आपका अननेसेसरीली लॉस जा रहा है। तो आपके घर में जो बिल आता है उसमें पावर फैक्टर 1 लिखा हुआ होना चाहिए। ये 1 होने का मतलब ये हो गया कि पावर फैक्टर 1 कब होता है? जब जेड के बदले आर होता है। बात समझ आई? क्या होता है? 1 आर होना चाहिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और जब 1 हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ? आपके घर में जितना कंजम्पशन है उतना ही पैसा आप पे कर रहे हो, ज्यादा नहीं कर रहे हो। है समझ में? क्लियर है ना? एक ये हंगामा हुआ था। दूसरा हंगामा हुआ था डिजिटल मीटर। पहले घर में जो था वो चक्री वाला मीटर होता था, है ना। टॉर्क लगेगा तो घूमेगा, है ना। तो होता क्या था, जब 5 वाट का बल्ब होता था ना, पहले पीला कलर का भी आता था, बाथरूम में लगा दिया 10 वो इधर उधर 10 सब जगह लगा दिया, है, और रात भर जल रहा है, कोई मतलब ही ना किसी को भाई साहब, है ना। रात भर जलेगा वो तो बाथरूम है, कोई रात में कभी भी जाना पड़े तो, है ना। तो जलने की बात नहीं थी, बात ये थी कि बिल ही नहीं आता था। इवन उसको हम लोग बोलते भी क्या थे? 0 वाट का बल्ब है, ऐसा बोलते थे, 0 वाट का बल्ब है। समझ गए? क्यों? क्योंकि वो बिल ही नहीं उठाता था। क्यों नहीं उठाता था? क्योंकि उससे जो करंट डेवलप होता था, आप लोग समझ गए हो, टॉर्क, मीटर में चक्री होता था, उसको घुमाना पड़ता था। उसको उसको घुमाने के लिए जितना टॉर्क चाहिए वो टॉर्क मिलता नहीं था, तो घूमता ही नहीं था, रुका हुआ रहता था। तो क्या बोलते थे लोग? ये तो 0 वाट का बल्ब है, इससे तो बिल ही नहीं आता, छोड़ो ना, जलने दो रात भर। ये होती थी कहानी, समझ गया ना। तो वो टॉर्क नहीं बनाता था, इसलिए वहां पर बिल नहीं आती थी। आजकल जो है सेंसर बेस्ड हो गया, डिजिटल मीटर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीटर पता होता है, मान लीजिए आप चार्जर लिए, आपने देखा होगा चार्जर के ऊपर क्या होता है? एलईडी लगा होता है, छोटी सी होती है ना, जो बताता है कि आपका चार्जर वर्किंग है या नहीं वर्किंग है। आपने लगा दिया, उसको ऑन कर दिया, एलईडी जल जाएगा। अब तुम मोबाइल लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो ये बता रहा है कि चार्जर में करंट आ रहा है, चार्जर वर्किंग कंडीशन में रेडी है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं? उसको ऐसे करके छोड़ देते हैं। अब पता क्या वहां पे, वो जो एलईडी ग्लो कर रहा है और आपके चार्जर के जो अंदर सर्किट है उसमें करंट तो फ्लो कर रहा है ना, कर रहा है नहीं कर रहा है? इंडक्टिव है ना, इंडक्टिव कभी कुछ भी होगा वॉटेवर, वो आ रहा है पावर। वो पावर क्या करता है? डिजिटल मीटर सेंस करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर वो भी सेंस करता है, और सेंस करके उसको भी जोड़ देता है ना। अब सोचो, तुमने क्या सोचा? ये तो मैंने तो बंद कर रखा है, मैंने मोबाइल थोड़े लगाया, मोबाइल नहीं लगाया तो मेरे को बिल नहीं आना चाहिए। लेकिन वो एलईडी जो जल रहा है ना और वो वर्किंग कंडीशन में है, वो जोड़ते रहता है, वो भी सेंस होता है, पावर कंज्यूम कर रहे हो तुम। और वो क्या होता है, तुम सोचो ये तो छोटा सा है, भाई छोटा सा है, एग्री, लेकिन 24 × 30 डेज, 24 × 30 डेज, अगर मान लीजिए दिन भर में 1 रुपया वो खाता है बाई चांस, या 1 घंटा में 1 रुपया, ऐसा मान लो, तो 24 रुपया, 24 × 30, 720, तो 720 रुपया ज्यादा बल्ब आएगा, ज्यादा बिल एक चार्जर से। और घर में तो 4-5 चार्जर रख देते हो, है ना, इधर भी लगा दो उधर भी लगा, सब जगह हमको आराम होना चाहिए, जहां मर्जी वहीं लगा दे। तो कहने मतलब ये है बिल इससे ज्यादा आया, इसलिए डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर आया उसमें इसमें भी हंगामा हुआ, क्योंकि लोग स्विच से बंद नहीं करते, वहां से बंद नहीं करते थे,
है ना। टीवी क्या करते थे, रिमोट से बंद कर दिया, हो गया जी, हो गया काम, बंद तो कर दिया, टीवी चल रहा है क्या, बिल थोड़ा ना आएगा। लेकिन आपने स्विच से अगर बंद नहीं किया है तो करंट वहां पे जाती है अंदर, और टीवी के अंदर सर्किट है, क्वाइल्स है, सब कुछ है, आपको केवल डिस्प्ले नहीं कर रहा है कि नहीं। उनका जो ऑक्सिलरी सप्लाई जो अंदर जा रहा है वो जा रहा है, कंज्यूम नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, इंडक्टिव में तो जा रहा है, तो वो भी कंज्यूम होता है, वो भी काउंट करता है। अब आप सालों साल से आपने टीवी कभी भी स्विच से बंद ही नहीं किया, आप हमेशा रिमोट से बंद करके सो जाते थे 24 आवर, तो क्या हुआ, वो सालों साल बिल काउंट कर रहा है। तो पहले तो मजे थे, है ना, अब वो मजा खत्म हो गया। इसलिए लोगों को लगा कि ये भाई इलेक्ट्रॉनिक मीटर तो आफत आ गई भाई, ये तो बहुत बहुत तेज भागता है। सब लोगों ने अपोज किया था, सब लोगों ने अपोज किया था, समझ गए ना, पूरा इंडिया, क्योंकि समझदारी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी इस टाइम पे, है ना। हम लोग को बताना पड़ता था कि भाई ये इधर से बंद कर दो ना, बिल नहीं उठेगा, और जबरदस्ती आप उल्टा सीधा करो तो बिल तो उठेगा, है कि नहीं। ये इतना हंगामा हुआ था कि दिल्ली में, मैं उसी डिपार्टमेंट में था, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर मुझे लगाना था, बहुत जगह तो हंगामा ऐसा हो गया कि भाई पुलिस को भी आ गया था, समझ गया। जब बदलने जाता था तो पुलिस को ले जाना पड़ता था, ऐसा भी होता था, सेफ्टी के लिए, भाई कुछ हंगामा हो तो बचा लियो भाई, मैं बीच में कार में बैठ जाऊंगा, पुलिस पहले चारों तरफ खड़ा होगा, उसके बाद ही मैं बाहर आके काम करूंगा, है ना। मेरे में ये, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने कोई सीआरपीएफ ज्वाइन नहीं किया है कि मैं लड़ता फिरूं सबसे, है कि नहीं है। तो इस तरह की चीजें होती थी, रिस्की होती थी, लोग मना करते थे, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर हम लगाएंगे नहीं। तो ये चीजें अवेयरनेस की कमी थी। अब तुम लोग समझ चुके हो कि रिएक्टेंस में भी रिएक्टिव पावर होती है, ये भी एनर्जी कंज्यूम करती है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर, है ना। ये आई स्क्वायर आर ये तो करता है, ये भी तो करेगा। और आपको बिलिंग कहां से हो रही है, यहां से हो रही है, दोनों का लेकर, दैट इज द पॉइंट, है ना। ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए आजकल क्या हो रही है, वहां पर हर पावर लूम में कैपेसिटर लगा है। लेकिन 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 क्या अब सही हो गया, अभी भी सही नहीं हुआ है, वहां पर लोग गलत कर रहे हैं अभी भी। क्या गलत कर रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि हर पावर लूम पे एक कैपेसिटर लगा दिया है, और उसको ऑन करके रखते हैं उन लोग। अब होता क्या है, कैपेसिटर उन लोग लगा दिया, अब उसको ऑन छोड़ देते हैं उन लोग, तो कैपेसिटर फिर कंज्यूम कर रहा है पावर, रिएक्टिव पावर फिर भी जा रहा है ना, पावर लूम चले या ना चले, अगर उसको ऑन रखते हैं तो प्रॉब्लम है। उसमें नियम ये है कि ऑटोमेटिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक पावर कैपेसिटर, उसको बोलते हैं पावर बैंक बोलते हैं, कैपेसिटर बैंक, क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिक कैपेसिटर बैंक बोलते हैं। लोगों को क्या करना चाहिए वहां पे, कि जब पावर सप्लाई बाहर से आ रही है, जहां पे जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे एक कैपेसिटर बैंक लगाए ऑटोमेटिक, और वो घर को पूरा सेंस करे कि कितना इंडक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग उतना ही इक्वल कैपेसिटी ऑटोमेटिकली वो चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने, मेरा अगर 10 पावर लूम है सपोज, और 10 पावर लूम के लिए मैंने 10 कैपेसिटर लगा ली, अब मैं इसको 2 पावर लूम भी चल रहा है ना, तो ये पूरा 10 के 10 ऑन है, ये कौन सा बुद्धिमानी है भाई साहब, ये कौन सा बुद्धिमानी है। 10 पावर लूम आपके घर में है, आपने 10 पावर लूम के लिए 10 के हिसाब से कैपेसिटर ले रखा है, आपके घर में 2 पावर लूम भी चल रहा है, तो भी क्या किया आपने, पूरे को चालू कर दिया, ये कौन सी बुद्धिमानी है। अब तो फिर तो कैपेसिटी हो गया ना आपका, फिर पावर कंज्यूम होगा फालतू का, ये नहीं करना चाहिए। आपको ऑटोमेटिक लगाना चाहिए कि अगर हमारा 2 पावर लूम चल रहा है तो 2 के बराबर जो उसको कैंसिल करे उतना ही इसमें से एक्टिव हो जाए, बाकी 8 का 8 इनएक्टिव रहे, बाकी 8 का 8 इनएक्टिव रहे। ये ऑटोमेटिक कैपेसिटर बैंक आता है ना। हमें डिस्कस भी किया, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, बट कुछ लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं ऐसे ही ले रहे हैं कि भाई मेरा इतना पावर लूम है, इतना ले लो यार, छोड़ो ना, स्टिल दे आर पेइंग हाई, स्टिल दे आर पेइंग मोर, है ना। दिस इज द पॉइंट, ऐसा में आपको इक्वल लेना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सेल को कैंसिल करना है एक्सी से, ताकि आप वही पे करो जो रजिस्ट्री में कंज्यूम कर रहे हो। बात सुन आ गई सबको, है। अब तो कंसल्टेंट बहुत बन गया मानपुर का, नहीं, ये पूरा बैच ही कंसल्टेंट हो गया है भाई, समझा दोगे, हैं। सब लोग घर में पापा से बात करेगा, नहीं,
कैसे करते हो आप? पैसा हर महीने ज्यादा पे कर रहे हो आप फुकट का? नहीं। अगर किसी के यहाँ मान लीजिए बिल आ रहा है, मान लीजिए 50,000 का, तो हो ना वो कम से कम 10,000 रुपये ज्यादा पे कर रहा होगा, 10,000 पर मंथ, है ना? अगर इस चीज को समझ करके इसके अकॉर्डिंग काम करे तो हो ना वो 10,000 रुपीज पर मंथ बचत हो जाए घर में। क्या बुरा है? क्या बुरा है ना? अगर साल का 1.2 लाख अगर बच जाए, है, और हर साल 1.2 लाख में एक बड़ा बड़ा टीवी, है ना, 80-80 इंच का टीवी हर रूम में लगाया जाए तो क्या बुरा है भाई तुम्हारे घर में? है, अभी हर रूम में तो टीवी नहीं है, 1.2 लाख बच रहा है, उससे एक टीवी ले लो हर दिवाली में, हर रूम में लगा दो, क्या बुरा है? या कुछ और कर लो, है ना? अब भाई के लिए एक बाइक ही ले दो हर साल, है भाई? नहीं, 1.2 लाख में तो अच्छा बाइक आ जाएगा। नहीं, तो कहने मतलब ये है कि ये सब चीजें अब तुम लोग पढ़ लिए हो, अब तुम लोग समझा सकते हो। क्लियर हो गया बाबू? है ना? डन। तो ये था तुम्हारा पावर फैक्टर, ये था पावर ट्रायंगल, ये था आपका इंपीडेंस ट्रायंगल, और ये तो आपने समझ ही लिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है अप टू हियर? अच्छा, अच्छा, अब ये यहां पर ध्यान दो, एक चीज और ध्यान देना था आपको। ये जो करंट यहां पे आ रहा था बाबू, आई साइन थीटा जो आ रहा था, आई साइन फाइव, सॉरी, आई आर एम एस साइन फाइव जो आ रहा था, वो कहां जा रहा था? ये कहां जा रहा था भाई? ये आई आर एम एस साइन फाइव जो जा रहा था वो किधर जा रहा था बताओ? ये जा रहा था रिएक्टिव में जा रहा था। ये क्या जा रहा था? ये रिएक्टिव पार्ट में जा रहा था, जो पावर कंज्यूम नहीं करता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया वाटरलेस करंट। इसको क्या नाम देंगे हम? इसको नाम देंगे वाटरलेस करंट नाम देंगे। क्या नाम देंगे बाबू? इसको नाम देंगे वाटरलेस करंट। क्यों? वाट मतलब पावर, लेस मतलब है ही नहीं, यानी ये ऐसा करंट है जो पावर कंज्यूम नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड वाटरलेस करंट। बात समझ आ गई सबको? कोई कंफ्यूजन है? एनीबडी? एनीबडी बाबू, किसी को भी? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? तो ये हो गया आपका वाटरलेस करंट, है ना? चलो, अब इसके बाद लिखो एनर्जी। एनर्जी का, एनर्जी को मैं प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बार मैं समझा रखा हूं। ठीक है, जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर होता है इंडक्टर में। ठीक है, और कैपेसिटर में क्या होता है? आपको पता है, यू हाफ सी बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2c, या हाफ क्यू, ये आपको सब पता है ना? ठीक है, क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत ही है नहीं आपको। तो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ये एनर्जी उतना स्टोर कर लेता है, रिएक्टिव स्टोर करके रखता है। आपने देखा होगा, मैंने बताया था ना आपको, कभी कभी क्या होता है, आप कैपेसिटर आपके पंखे में भी लगा होता है ना? और जब मिस्त्री आता है तो क्या करता है? उसको निकाल करके पटाखा छोड़ता है, फड़क। वो कहां से आवाज आई भाई? वो एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है, ये एनर्जी स्टोर्ड है उसमें। भले पावर चला गया, है ना, भले उसको पंखा से आपने अलग कर दिया, बट स्टिल दे हैव एनर्जी इन कैपेसिटर। उसी को जब टच करता है ना तो पटाखा छूटता है, जो बोलते हो कि ये तो भाई पटाखा छोड़ रहा है ना? वो एनर्जी है, वो एनर्जी है, वो एनर्जी लॉस हुआ। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये भी हो गया भाई साहब आपको। चलो, अच्छी बात है। अब इसके बाद जो है तुम्हारा एलसी ऑसिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक सर, लिखो। हाँ बोलो। सर ये यूएल इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ये भी जोड़ता है रिएक्टेंस वाले में? ये भी रिएक्टेंस है, ये भी रिएक्टेंस, ये तो है। ये क्या है? ये इंडक्टिव, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होता है मैग्नेटिक फॉर्म में।
है समझ में? यस ये क्या होता है? एक बार स्टोर होने के बाद फिर रुक जाता है, मतलब डीसी में। एसी में फिर आई नॉट तो पीक करंट है, तो फिर नहीं सर नहीं, ये भी ये जो है बेटा, ये वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। उसमें प्रोसेस तो होता है ना? प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। पीक वैल्यू का स्क्वायर करके हम लोग निकालते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू आता है जो मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होती है इंडक्टर में। है समझ में? इतनी तो फिर एनर्जी। होता है एक बार स्टोर होने के बाद हाँ हाँ, बोलो एसी में। बोलो। एसी में चेंज नहीं होता है एक बार स्टोर हो जाने के बाद? नहीं नहीं, वो होता है, वो एसी ही तो दे रहे हो तुम। इसमें क्या कर रहे हो, इसमें जो करंट है आपका, आप एसी दे रहे हो, इसलिए तो हमने आई नॉट लिया, पीक वैल्यू से निकाला हमने। वो तो आप जो करंट दे रहे हो वो तो एसी ही जा रहा है उसमें, है ना? जो करंट जो होता है ईएमएफ से क्या करता है, लैग करता ना लैग। तो वो लैगिंग है, सब कुछ है जो हमने पढ़ा वो सब कुछ ट्रू है। लेकिन ओवरऑल अगर कोई इंडक्टर है तो वो एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करेगी और करके रखेगी। ऐसा में वो इंडक्टर जो है, जिसे मान लीजिए कैपेसिटर ले लो। अब ये क्या होगा, चार्ज होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। उसी तरह से इंडक्टर में क्या होता है, वो मैग्नेटिकली चार्ज होता है। इंडक्टर में मैग्नेटिक के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक के फॉर्म में चार्ज स्टोर होता है। इसमें करंट के कारण होता है, इसमें चार्ज के कारण होता है। ऐसा में तो इतनी एनर्जी आपको इसमें स्टोर होती है जो लॉस हो जाती है बाद में। समझ में क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखो बाबू, नेक्स्ट लिखो एलसी ऑसिलेशन। अब मैं वो समझा रहा हूं, ये जो एनर्जी है ना, इसको मैं भी अभी रिपीट करता हूं और अच्छे समझ में आ जाएगी आपको, डोंट वरी। अब क्या हो गया हमारा, लिखो एलसी ऑसिलेशन। देखो एलसी ऑसिलेशन, देखो इधर क्या होगा, देखो बाबू, ये आपका क्या है, ये आपका एल है, ये क्या है आपका एल है ना? और ये आपका क्या है, सी है। समझ बाबू? देखो इधर, ये क्या है आपका, ये आपका एल है, इंडक्टर है, और ये आपका कैपेसिटर है। ये आपका एल है और ये आपका सी है। अब देखो इसमें होता क्या है, बात को समझना। मान लिया जाए, मान लिया जाए बाहर से सप्लाई खत्म हो गया, बाहर सप्लाई खत्म हो गया। जब सब खत्म हो गया है ना, तो देखो मान लिया आपको ये, इसने क्या किया, आपने कैपेसिटर में कोई एनर्जी आपने स्टोर करके रखा है। सपोज क्या करके रखा हुआ है आपने, ये एनर्जी स्टोर हो गया इसमें, कितना, हाफ सीवी स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए ये आपका प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, डन? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब क्या होगा, अब ये जो कैपेसिटर है, ये क्या होता है, धीरे 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 ये अपने आप एनर्जी को लॉस करेगा। कैसे लॉस करेगा, ये जो पॉजिटिव है और ये माइनस है, ये एक बैटरी की तरह काम करता है। क्या करता है, एक बैटरी की तरह काम करेगा। तो पॉजिटिव से करंट जाएगा, यहां पे करंट गया बाबू। जब ये करंट जाएगा तो इसमें करंट पास होगा, इंडक्टर से करंट पास होगा। ठीक है, जब ये इंडक्टर से करंट पास होगा तो इसमें चार्ज डिक्रीज होगा, यानी इसकी एनर्जी कम होने लगेगी। और वो एनर्जी कहां जाएगी, वो एनर्जी इसमें स्टोर होने लगेगी, मैग्नेटिक के फॉर्म में इसमें स्टोर होने लगेगी। ठीक है, तो ये जो आएगा, ये पूरा का पूरा एनर्जी ये इसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, इसमें स्टोर हो जाती है। जब ये इसमें स्टोर हो जाएगी तब क्या होगा, अब बोलोगे सर ये पूरा डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया कहानी। अब ये करंट जो जा रहा था इधर नीचे, है ना, अब ये तो खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, आपको पता है कि जब ये डिस्चार्ज हो गया और करंट यहां पर नहीं आने लगा तो क्या होगा, इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर फिर से वही काम करेगा। भाई कम क्यों होगा, लेंज लॉ, ये क्या करेगा, ये सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। यानी क्या करेगा, ये पूरा बंद नहीं होगा, ये करंट को इधर ही कंटिन्यू रखेगा फ्लो करने के लिए।
है ना, इधर से आना बंद हो गया, अब ये करंट को सप्लाई देने लगेगा ऐसे, अब ये करंट देगा इधर से, जब ये इधर से करंट देगा तो ये जो डिस्चार्ज हो गया था, अब ये कैपेसिटर उल्टा चार्ज होने लगेगा, और जब चार्ज होने लगेगा तो ये प्लस और ये माइनस। अब क्या होगा, अब ये पूरी की पूरी एनर्जी इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, क्या कर देगा, ये पूरी की पूरी एनर्जी इसको चार्ज करेगा। अब फिर इसमें जीरो हो गया एनर्जी, इसमें जीरो एनर्जी हो गया, अब क्या हो गया, ये पूरा चार्ज हो गया। अब क्या होगा, अब ये फिर बैटरी की तरह काम करेगा, और ये क्या करेगा, अब ये करंट इसको नीचे से देगा, प्लस से माइनस, अब करंट ऐसे मूव करेगा, है समझ में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार ये पूरा डिस्चार्ज होगा, एक बार ये पूरा एनर्जी स्टोर कर लेगा, एक बार करंट इधर से जाएगा तो दूसरी बार इधर से जाएगा, ऐसे ही झूलता रहता है एनर्जी का, कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर। अगर मैं आइडियल बोलूं तो कोई लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जब लॉस नहीं होना चाहिए तो एनर्जी इधर से इधर, इधर से इधर केवल झूलता रहता है। एनर्जी क्या करेगा, ये झूलता रहेगा, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं एलसी ऑसिलेशन। क्या कर नाम देते हैं इसको, इसको नाम देते हैं एलसी ऑसिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सर ऑसिलेशन तो हो रहा है इसको की, लेकिन ऑसिलेशन का कुछ फ्रीक्वेंसी भी तो होगा, इसका फ्रीक्वेंसी भी तो होगा, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी लिख लो, वही होगा जो हमने पहले ऑलरेडी निकाला हुआ है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/√LC, और एफ की वैल्यू अगर लेना है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी तो 2π√LC ले लेंगे। ये होता है आपका ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, ये क्या होती है, ऑसिलेशन की आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। लिख लो बाबू अच्छे से। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम किसी को भी अप टू हियर। सर आपने यहाँ पे ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली? क्या क्या, यहाँ पे ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली? हाँ बिल्कुल, इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं, डोंट वरी, है ना, प्रूव कर दें। जनरली आता नहीं है आपको, इसको अगर प्रूव करना ही चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या लोगे, वोल्टेज Q/C ले लोगे, क्या लोगे, Q/C लोगे, और ये वोल्टेज इसके बराबर होगा LdI/dt, है ना, और उसको फिर क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, तो वो दिखा देगा आपको, आपको वो आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा SHM के टर्म में, ठीक है, क्या आ जाएगा, Q का आ जाएगा आपको SHM के टर्म में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से आप ω² निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब इसको देखो, इसको अगर मैं करवा ही देता हूं तुम लोग मेरे को टेंशन में रहोगे, चलो करो करो करो, इसको मैं करा देता हूं, डोंट वरी, है ना। चलो लिखो, हाँ लिखो बाबू, यहां पर अगर किसी टाइम पे अगर मैं Q चार्ज ले लेता हूं, किसी टाइम पे, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t अगर मैं Q चार्ज लेता हूं तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q/C होगा, क्या होगा, Q/C होगा, यस और नो। और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, L × dI/dt, ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, यस और नो। अब मैं क्या करूंगा बाबू, अब यहां पर मुझे Q के टर्म में करना है, क्या करना है, Q के टर्म में करना है, तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, Q/C = L × dI/dt। dI/dt को मैं क्या लिख सकता हूं, dI/dt को मैं यहां पे लिख सकता हूं -d2Q/dt²। क्यों, क्योंकि I को क्या लिखूंगा, dQ/dt, और चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डिस्चार्जिंग है, कम हो रहा है, इसलिए मैंने निगेटिव साइन लिया हुआ है समझ में, क्लियर है। तो इसको अगर तुम इस तरफ कर लोगे, इसको इस तरफ कर लोगे तो क्या हो जाएगा, L को इधर ले लो नीचे, अगर मैं इसको इधर ले लूं तो क्या हो जाएगा,
आ गया इक्वेशन, इक्वेशन आ गया। और ये इक्वेशन किसका है? दिस इज नथिंग बट दिस इज एसएचएम का इक्वेशन हो गया। इक्वेशन ऑफ किसका आ गया? ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम आ गया। और एसएचएम को आपको पता है हम क्या लिखते हैं, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? d2q बाई डी टी स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू होना चाहिए। तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या है? 1/LC है, यस और नो? उतार ले सभी लोगों ने? सभी लोगों ने उतार लिया? यस और नो? आ गया? चलो, ये हो गया तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। चलो अच्छी बात है। अब जरा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व कर दूं क्वाड्रेटिक, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इससे मैं क्यू भी निकाल सकता हूं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन अगर करते हो तो ये निकल के आ जाएगी आपको Q इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पर शुरू में चार्ज पूरा था, यहाँ पर पूरा चार्ज था, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q0 cos ओमेगा टी आ जाएगा। इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा? लिख लो, Q इज इक्वल टू Q0 cos ओमेगा टी आ जाएगा। और अगर मैं इसी को डिफ्रेंशिएट कर दूं तो कितना करंट फ्लो कर रहा है वो भी निकल के आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? Q0, इसको डिफ्रेंशिएट करो बाबू, कितना हो जाएगा? आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? आपको करंट निकल के आ रहा है -Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये निकल के आ रहा है। इतना करंट होगा, इतना करंट होगा। ठीक है, एक्चुअली मुझे क्या लेना चाहिए यहाँ पे? देखो ये निगेटिव आ रहा है ना, ये क्या दिख रहा है? डिक्रीजिंग इंडिकेट कर रहा है। इसको ऐसा लिखना चाहिए, मुझे ऐसा लिखना चाहिए, चार्ज इज डिक्रीजिंग माइनस dq बाई dt इज इक्वल टू आई लिखना चाहिए, है ना, प्रॉपरली। तो आपको ये प्लस आ जाएगा उस केस में, क्योंकि करंट जो होगा वो क्या होगा? माइनस dq बाई dt, क्योंकि चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीजिंग है। आया समझ में? क्लियर है? और अगर तुम इसको भी
अगर आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया तब क्या हो जाएगा, di/dt निकालो कितना हो रहा है, सभी लोग कैलकुलेट करो कितना हो रहा है। कितना हो जाएगा, T0 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ऐसा में क्लियर है, एनी प्रॉब्लम किसी को भी अप टू हियर? चलो, अब जब ये आ गया है ना, तो देखो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पे अब किसी टाइम पे अगर निकालना है एनर्जी कितना इंडक्टर में और कितना कैपेसिटर में है, समझ गए, है ना। रुचित रचित देखो इधर, अब अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है आपको कि कितना कैपेसिटर में एनर्जी है कितना इंडक्टर में एनर्जी है, तो आप वो भी निकाल सकते हो। कैसे, अगर तुम्हें यूसी निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, Q²/2C। अब Q का क्या लोगे, टाइम के रेस्पेक्ट में आप ले लो, तो क्या हो जाएगा ये यहां से, ये हो जाएगा Q0²/2C cos ओमेगा टी। ये आ जाएगा आपको कैपेसिटर में, किसी टाइम पे कितना एनर्जी कैपेसिटर में रहेगा वो यहां से निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर है? सॉरी सॉरी, हाँ, क्या हो जाएगा, कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा। और इंडक्टर में कितना एनर्जी है वो निकालना चाहो तो वो भी निकाल लो, ½ Li² होता है ना, तो क्या करो हाफ इंटू एल इंटू आई इंस्टेंटेनियस ले लो, इसको स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, Q0² ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, अब आपको पता है ये ω² L आया है ना, इसको अगर मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले से तोड़ो जरा, ओमेगा होता है 1/LC होता है, तो ω² इंटू एल क्या हो जाएगा, 1/C हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसको तुम ω² L को चाहो तो लिख सकते हो Q0²/1/C साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यानी कि कैपेसिटर में एनर्जी वही होती है cos पर ओमेगा टी के साथ, इंडक्टर में वही एनर्जी होती है Q0²/2C लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी के साथ। और जब दोनों को ऐड कर दोगे किसी भी टाइम पे अगर तुम ऐड कर दोगे टोटल एनर्जी यूसी प्लस यूएल तो कितना हो जाएगी, तो वो आ जाएगी आपको Q0²/2C ही आ जाएगी टोटल एनर्जी। बात सुन आ गई सबको, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम किसी को भी अप टू हेयर? नो सर। अब इस पे मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको, है ना, तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको व्हाट्सअप कर रहा हूं, ठीक है, उस पे देखना आप। मैंने क्वेश्चन भेजा है आपको, वो सारे लोग क्वेश्चन बनाओ। एक मैंने क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप पे आप लोगों को ग्रुप पे, उस क्वेश्चन को बनाओ सभी लोग। सभी लोग बनाएगा।
आंसर आ गया सभी लोगों को? कितना रहा ये पार्ट का? कितना 18 आ रहा है? हाँ, आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है ना? 1000/पाई आ रहा होगा इनफैक्ट, है ना? 1000/पाई आ रहा होगा, हाँ ठीक है, चलेगा, करेक्ट, वेरी गुड। और किसी को? सर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 221 वोल्ट। कितना रहा है? 221। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 221, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया। सर करंट आ रहा है कितना रहा है बताओ? कितना 10 रहा है एम करंट? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया, बिल्कुल सही। और आंसर आ रहा है? राम रतन, रचित, कहाँ चला गया सब लोग? आंसर नहीं आ रहा क्या? सुजल, रूपम, आंसर आ रहा है? सर फास्ट का सेकंड नहीं आ रहा। करो 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 बेटा, करो करो करो। राम रतन, आंसर आ रहा है? सेकंड बाकी है थोड़ा। करो बेटा, फास्ट करो, फास्ट आंसर आना चाहिए बिल्कुल।
अरे सूजा का तबीयत खराब है क्या? है रूपम? अच्छा, वही एब्सेंट हो रहा है आजकल। और किसी को, और कोई लड़का तो ऐसा एब्सेंट तो नहीं हो रहा है? तो ये सब चैप्टर छूटने नहीं चाहिए। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आपको बनेंगे क्वेश्चन। आया आंसर सबको? ठीक, करो करो फास्ट। कितना रहा है? करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत सही। ओके, ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड। t इक्वल्स टू 1.2 पे दोनों इक्वल आ रहा है 0.612। करेक्ट है, नाइस, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, नाइस। आगे सभी लोगों को सेम आंसर आज, है? सेम आंसर था। अच्छी बात है, अच्छी बात है, गुड। कितना रहा है? करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, नाइस नाइस,
सही है। क्लियर है सबको? आंसर मैच कर गया सबको? सब बता दो। बता रहा हूं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफराड, 25 माइक्रोफराड इज गिवन हियर। देखो क्वेश्चन, देखो क्या क्या है। आपको यहां पर दिया हुआ है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफराड, सी दिया हुआ है 25 माइक्रोफराड इज चार्ज टू 300 वोल्ट। वोल्ट दिया हुआ है कितना? 300 वोल्ट। इट इज देन कनेक्टेड टू अक्रॉस ए 10 मिली हेनरी इंडक्टर, एल दिया हुआ है 10 मिली हेनरी। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज निग्लिजिबल, आर इज 0। ठीक है, चलो अच्छी बात है, यानी एलसी ऑसिलेशन का केस है। अच्छा, अब क्या होगा? फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। एल की वैल्यू दिया हुआ है, सी की वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? ओके। बी क्या है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट 1.2 मिलीसेकंड आफ्टर द इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड। ठीक है, टी कितना है? 1.2 मिलीसेकंड लेना है आपको। क्या लेना है? कितना लेना है? 1.2 मिलीसेकंड टाइम के बाद आपको करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी कैपेसिटर पे चार्ज एट एनी टाइम कितना होता है? क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी होता है। होता है, यस और नो? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? यस और नो? और आई की वैल्यू, करंट का वैल्यू मैंने क्या लिखवाया था? माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी होती है ना? तो अगर आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? क्यू बाई सी होता है। तो पहले क्यू निकाल लो यहां से इस फॉर्मूले से, और सी आपको दिया हुआ है, डिवाइड करोगे, भी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आ रही है? नहीं आ रही? क्यू की वैल्यू जब तुम निकाल रहे हो तो आ रहा है 5.53 इंटू 10⁻³ निकल के आ रही है। इसको यहां वैल्यू पुटअप करो, सी से डिवाइड करो, आपको VC निकल के आ जाता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। क्लियर है? चलो, उसके बाद क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी निकालना है। तो करंट के लिए क्या करो? करंट के लिए फिर से वैल्यू पुटअप कर दो। इसमें क्या करोगे? करंट के लिए आप वैल्यू पुटअप कर दोगे। कर दोगे? क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी में, उससे वैल्यू आपको आ जाएगी 10 पॉइंट समथिंग आ रही है, 10.13 एम्पियर आ रही है। इसमें पुटअप कर दो, आपको मैग्नीट्यूड बताना है, माइनस को मत लेना। क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी से वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा, क्यू नॉट कहां से निकालोगे? क्यू नॉट यहां से निकाल देंगे, C इंटू V शुरुआत में, है ना? ठीक है, चलो इसके बाद क्या है हमारा? T इज इक्वल टू 0 पे बताना है आपको कि इंडक्टर के में कितना एनर्जी होगा। तो इंडक्टर में क्या होगा? शुरू में करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है स्टार्टिंग में, है ना? तो क्या होगा उसमें? 0 है, इसलिए UL 0 हो जाएगा। और कैपेसिटर में कितना हो जाएगा? कैपेसिटर में UC हो जाएगा आपका Q नॉट, सबसे ज्यादा चार्ज उस समय है, तो Q नॉट स्क्वायर बाई 2C से निकाल लेंगे। Q नॉट की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, UC निकल जाएगा एट T इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब T इक्वल टू 1.2 पे अगर निकालना हो तो क्या करो? फिर से भाई I निकालो पहले 1.2 पे, ठीक है? उससे फिर UL निकाल लो हाफ LI स्क्वायर से,
और यूसी निकाल लो, क्यू स्क्वायर बाई 2c से हो जाएगा आंसर। और नहीं अगर ये करना चाहते हो तो क्या करो, ये आपने ये इनिशियल एनर्जी निकाला है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो तो भी ये आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगा ना। जो शुरू में कैपेसिटर में था उसी का कुछ पार्ट इंडक्टर में जाएगा और बाकी बचा हुआ कैपेसिटर में ही रह जाएगा। क्लियर है रूपम? एनी प्रॉब्लम? यस सर, क्लियर। वेरी गुड। चलो, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो बना सकते हो। ओके, डन। चलो, इसके बाद हमारा आता है, हमने ये सारी चीजें खत्म कर ली। अब आपको मुझे पढ़ाना चाहिए एलसीआर सर्किट, लेकिन सीरीज हमने कर लिया, अब मुझे पैरेलल भी तुम्हें बताना चाहिए। ठीक है, मुझे पैरेलल भी बताना चाहिए। ये पैरेलल में थोड़ा टाइम लगेगा, अगर क्लास में खींचूं तो चलेगा कि 8 बजे छोड़ना है मुझे? हैं, टाइम लग जाएगा, बेसिकली मिनिमम हाफ एन आवर तो चाहिए, तभी करा पाऊंगा, है ना? नहीं तो जल्दीबाजी भगाने से मतलब नहीं है। चलो कोई नहीं, तो फिर एक काम करेंगे, नहीं होगा तो मैं कल फिर से क्लास ले लूंगा, कल या परसों हमारी क्लास होती है ना, परसों? यस सर। हाँ ठीक है ना, तो परसों क्लास ले लूंगा, तो हाफ एन आवर में आपका पैरेलल सर्किट हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मर, ये दोनों को खत्म करूंगा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर निपट जाएगा, उसके बाद हमारा ईएमडब्ल्यू चालू करेंगे। ठीक है, डन। पीछे से आप लोग का चैप्टर कंप्लीट होते रहना चाहिए। आप लोगों ने आज चैप्टर 4 का टेस्ट दे दिया है, तो हम एज्यूम करते हैं कि आप लोगों के नंबर भी अच्छे आने चाहिए और आपका कंप्लीट भी हो गया होगा 4 चैप्टर। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग अटैक करते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। अब हम लोग अटैक करेंगे चैप्टर नंबर 5 पे, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे। ठीक है, इसका टेस्ट हम लोग अगले संडे को रखेंगे। नेक्स्ट वीक आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर का टेस्ट रहेगा। इसमें पहला टेस्ट में ही सबको 75 आना चाहिए मिनिमम। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का केवल टेस्ट रहेगा, एक ही चैप्टर का रहेगा, उसमें पूरे अच्छे से दम से तैयारी करो। 75 प्लस सभी लोगों को नंबर आना कंपलसरी है। ऐसा में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उस पर आप लोग अटैक करना चालू करो। अच्छा, इसमें मैं होमवर्क अभी नहीं दिया था ना आपको? उसमें दिया था, किसमें दिया था भाई? एक मिनट, इसमें मैं होमवर्क देता हूँ थोड़ा सा आपको। अच्छा, मैंने मॉड्यूल से कितना होमवर्क दिया इसमें बताना जरा एक बार। अच्छा, अभी स्टार्ट नहीं किया अभी? गुड, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, इसमें प्लस हम उसमें लिखेंगे होमवर्क। मॉड्यूल 3 चैप्टर नंबर 7, इसमें आपको एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, 1 to 26 क्या करना है? मॉड्यूल 3 से चैप्टर नंबर 7 का एग्जाम्पल बनाना है, केवल 1 to 26। अगर पीछे का क्वेश्चन कुछ हमने कवर अगर नहीं किया है तो उसको रहने देना, बाकी तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, डन। चलो, बाकी पढ़ाई कैसा चल रही है आप लोगों को?
पढ़ाई कैसे चल रही है बताओ। अजय, करीना, हैं कैसा टेस्ट रहा आज अजय? तो मेरे लिए उतना अच्छा नहीं गया। ओके, क्या दिक्कत आई? रूपम तुम्हारा कैसा रहा मेरे आज को का? क्वेश्चन नहीं, उसको बनाओ फिर से अजय। तैयारी भी किए थे, पानी खराब हो गया। बाद में घर में बन रहा है क्वेश्चन? नो सर, कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा। ओके, जो बन रहा है पहले उसको बनाओ, जो नहीं बनता है उसको डॉट में पूछो, ठीक है? चैप्टर वाइज सर, और चैप्टर डॉट करवाने के लिए भी बोले थे आप असाइनमेंट का जो पीडीएफ किया। यस 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 यस, है ना? अभी हमारा ये चैप्टर निपट जाएगा, इसके बाद हम फिर चैप्टर नंबर 6 तक हो गया था ना हमारा। 6 में कुछ 6 तक हो गया था आई थिंक, है ना? मॉड्यूल का हो गया था, असाइनमेंट बचा, हाँ ठीक है। तो असाइनमेंट बचा हुआ है वो, और चैप्टर 7 का स्टार्ट कर दूंगा डॉट, ठीक है? असाइनमेंट या टेस्ट का जो भी है उसको कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।